घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं और अब समय आ गया है इस शहर को बाय बाय कहने का। ये पूरी शहर का आखिरी वीडियो होगा। अभी हम निकल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो पूरी का नियर बाई टूरिस्ट प्लेस है, और उधर से ही हम लौट जाएंगे झारखंड। सीरीज़ का ये सेकेंड लास्ट वीडियोज़ है। इसमें हम आपको पूरी के समीप जो सबसे विश्व भर में जो सबसे चर्चित जगह है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट ने भी तवज्जो दी है या उसमें भी शामिल है, उस जगह को दिखाएंगे। कौन सी जगह है वो। फिलहाल आप पूरी का ये नज़ारा देखिए। यहाँ की गलियाँ काफ़ी साफ़ सुथरी दिखेगी आपको, और गलियों में वॉल पे बनी हुई पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं वो और अद्भुत लगता है। कितना शानदार लगता है ना ये वॉल पेंटिंग और ये नारियल के पेड़। कई लोगों ने बताया था कि जब भी आप स्ट्रीट फूड खाएं तो उड़ीसा में खास करके जो ये भुवनेश्वर और पुरी का है वो आलू दम ज़रूर ट्राई करें। तो मैं कौन सा पीछे हटने वाला था, मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं। जैसा ये बना रहे हैं देख के तो काफ़ी शानदार लग रहा है। अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है टेस्ट। खाते हैं आलू दम। ये रहा आपका आलू दम। वैसे ये बताऊँ तो ये हमारा दूसरा प्लेट है आलू दम का। बहुत ही अच्छा है और वर्थ है। आपको 30 रुपये में यहाँ आलू दम मिल जाएगा और बहुत ही लजीज होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। और अब हम पुरी से बाहर निकल रहे हैं। हमारी बस चल चुकी है। मैं बताऊंगा कि पुरी से जो आपको जैसे जाना हो और डेस्टिनेशन पुरी का जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहा जाता है, कैसे जा सकते हैं वो सारा डिटेल भी मैं डालूंगा जल्दी। अब सुनिए हमारे टूरिस्ट गाइड का एडवाइस। उसके 2 दिन के बाद यानी माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तम तिथि को यहाँ पर मान्यता है सुबह 12 से सुबह 6 बजे तक। उसके बाद कहाँ से मान्यता कहाँ चल जाते हैं आज तक किसी को नहीं मालूम। तो यहाँ का लोग ही पता नहीं कहाँ से पानी पर कहाँ चल जाता है। अभी तो यहाँ पानी नहीं है, इसलिए सब समुद्र में जाएंगे। पानी छिटाने का शुरू कर तो और जब आप समुद्र में जाएंगे तो ज़्यादा अंदर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा रेत रहता है। इन चचा को जिनको आप देख रहे हैं ये हमारे मिर्ज़ापुर वाले चचा। इनको चुल मची हुई थी कि बस जब उड़ीसा में चल रही है तो उड़िया में क्यों नहीं बोल रहे हो, हिंदी में क्यों बोल रहे हो। फिर मैं आज आपको बताता हूँ एक बात, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब आप किसी शहर को या किसी भी जगह को एक्सप्लोर करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ जिस टूरिस्ट प्लेस को देखने जाते हैं वही अच्छा होता है ना। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे वहाँ के लोग, वहाँ की स्ट्रीट फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो लैंडस्केप्स है वो देखने को मिलता है। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जब तक हम घूमते नहीं हैं ना तब तक उस जगह के बारे में हम सिर्फ दूसरों के मुंह से सुने होते हैं। और जब आप वहाँ जाते हो, वहाँ लोगों से मिलते हो, तो आपको वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आप जैसा सोचते हो उससे उलट मिलेगी। अब हम पहुँच चुके हैं चंद्रभागा के समुद्र तट पर। ये जो है कोणार्क मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस समुद्र तट को काफ़ी पवित्र भी माना गया है। और आपको यहाँ की एक खासियत बताता हूँ। पुराने समय में चंद्रभागा नदी के किनारे, या चंद्रभागा ये तो समुद्र तट है और एक नदी भी है इसके बगल में ही, जिसमें सिर्फ एक ही दिन जल आता है 6 घंटे के लिए पूरे वर्ष में। तो ये जो समुद्र तट है कुष्ठ रोगियों के जो नेचुरल वे में जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसके लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते थे इस इलाज के लिए। और इसकी साफ़ सफाई की बात करें तो इतनी स्वच्छ है ये बीच कि इंडिया में एक ही बीच ऐसा है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और वो है यही बीच, चंद्रभागा बीच। तो सोच सकते हैं कितना साफ़ सुथरा होगा ये बीच। आप जब भी पुरी आएँ तो
एक दिन का वक्त यहाँ के लिए ज़रूर निकाल के आएँ। यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, सामने बहुत सारा होटल है। यहाँ पे आप राइड कर सकते हैं, बाइक मिल जाती है आपको रेंट पे, डिज़र्ट वाली बाइक जो होती है। उसके बाद बोट मिल जाता है अगर आप बोट यूज़ करना चाहते हैं, वो जो पेट्रोल वाली बोट होती है। अच्छा है घूमने के लिए। अगर आप सिर्फ बीच को एंजॉय करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एक बीच को एंजॉय करने के लिए चाहिए। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बीच की बात करें, चंद्रभागा बीच की बात, तो इसके बारे में कहा जाता है कि शाम्ब जो कि श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, चंद्रभागा नदी के मुहाने पर ही इलाज के लिए, अपने व्याधि के इलाज के लिए भगवान सूर्य की आराधना की थी और नदी सूख गई थी। से आज तक इस नदी में सिर्फ एक ही बार पानी आता है, वो भी जो सरस्वती पूजा होता है उसके 2 दिन बाद। अन्यथा ये जो आप सामने जो नदी देख रहे हैं, ये नदी नहीं है, ये समुद्र है और ये समुद्र में ही वो पानी आके गिरता है। लोग इसीलिए इस पानी को भी बहुत पवित्र मानते हैं। वहीं यहाँ के लोगों में एक अन्य कहानी भी काफ़ी चर्चित है इस नदी के बारे में। कहा जाता है कि एक कोई ऋषि थे जिनकी बेटी चंद्रभागा ने सूर्यदेव के आकर्षण को उनकी जादुई आकर्षण से पकड़ लिया। प्रेम में हाथ मांगने के लिए श्री सूर्यदेव नीचे आए। चंद्रभागा ने स्वयं को भगवान को अर्पित नहीं किया और इसी वेदना से घबराए देव ने भयभीत होकर चंद्रभागा का पीछा किया, जो नदी में कूद गई और खुद को मार डाला। यह इस प्रकार से अपनी जो शुद्धता है उसकी रक्षा करने में सफल रहा। उनके बलिदान को श्रद्धांजलि के रूप में हर साल माघ महीने के पूर्णिमा पखावरे के 7वें दिन पूरे राज्य और बाहर के लोग इस नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जब आपको वीडियो में दिखा रहा था तो आपने देखा होगा रास्ते में जंगल टाइप का कुछ दिख रहा था, वो सारा काजू के ही बागान थे। तो यहाँ पे काजू थोड़ा सा सस्ता मिलता है, अपने यहाँ से कंपेयर करें तो 200-300 रुपये किलो। हाँ, यहाँ पे आपको बेहतर क्वालिटी का काजू मिल जाएगा जो कि सबसे बेहतर होगा। अपने यहाँ जो मिलता है उससे भी बेहतर, बिना पॉलिश का यहाँ पे मिलता है। यहाँ जो मिलता है तो होता है, ठीक है, जैसे चावल में पॉलिश होता है वैसे ही काजू में भी होता है। तो यहाँ जो मिलेगा वो आपको रॉ मिलेगा विदाउट पॉलिश। एक चीज़ यहाँ भी याद रखनी है कि यहाँ भी 300-400 रुपये तक ये लोग बार्गेन करते हैं अगर बेस्ट क्वालिटी का लेंगे। अदरवाइज़ 150, 200, 300 रुपये तक तो बार्गेन करते ही हैं पर केजी। तो आप जब खरीदें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। काजू में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता और ना ही पॉलिश होता है, तो ये इस काजू का लाइफ जो होता है वो कम होता है। तो जब आप खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब खरीद के ले जाएंगे तो इसको जल्दी ही कंज्यूम कर लें, एक महीने 1.5 महीने में। फाइनली उस जगह पे आ चुका हूँ जिस जगह को देखने के लिए मैं बचपन से सोचता था। मेरी मम्मी आई थी एक बार यहाँ और कुछ फ़ोटोज़ देखा था मैंने। उसके बाद मेरा बहुत इच्छा था इस मंदिर को मैं एक बार ज़रूर देखूँगा और आज वो दिन आ गया था जब वो मंदिर मेरे सामने है। काफ़ी मैं खुश था, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है। उसके बारे में आपको जो गाइड हैं वो भी बताएंगे, जिसको पुरातत्व विभाग वाले जो गाइड होते हैं वो हैं हमारे साथ सरकारी गाइड, वो आपको बताते चलेंगे चीज़ों के बारे में। इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मंदिर का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर व काले ग्रेनाइट से किया गया था। इसका निर्माण 1236 से 1264 के बीच हुआ था। 12 साल में 1200 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया था। ये काफ़ी लंबी मंदिर थी। इसकी लंबाई, एग्जैक्ट लंबाई मुझे कहीं मिला नहीं और मैं उनसे भी पूछा नहीं जो गाइड थे। इसकी जो निर्माण करवाया गया था वो गंग वंश के तत्कालीन राजा थे लंगुड़ नरसिंह देव, जिनके द्वारा बनवाया गया था। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित कर दिया गया था और इसमें जो निर्मित डिज़ाइंस है वो कलिंग शैली में बनी हुई है। पत्थरों की नक्काशी आपके मन को मोह लेगा बिल्कुल। और संपूर्ण मंदिर में 12 जोड़ी चक्के और 7 घोड़े लगे हुए हैं जो रथ को खींच रहे हैं। तो आइए देखिए इस मंदिर। ये कोणार्क मंदिर का सिंह द्वार है।
इस द्वार में एक पत्थर में 3 मूर्तियाँ बनाई गई है। प्रथम है सिंह का, जो कि शक्ति को प्रदर्शित करती है। दूसरा है हाथी, जो कि सामर्थ्य या धन को प्रदर्शित करती है। और तीसरा हाथी के सूंड में है मनुष्य का, कि अगर मनुष्य को घमंड ज़्यादा हो जाए शक्ति का, तो उसका भगवान भी नहीं सुनते, उसके साथ भगवान भी खड़े नहीं होते। इस मूर्ति में ये दिखाया गया है कि जो लोग बुरे मन से मंदिर में आते हैं उसका भगवान भी नहीं सुनते। यहाँ के प्रत्येक मंदिर के पहले एक यज्ञ मंडप बनाया गया है। इस मंदिर के दीवार पर 1700 नाट्य मुद्राएं बनी हुई है। यहाँ बने हर मंदिर के मुख्य द्वार पर एक यज्ञशाला बनी हुई होती है। यहाँ बनी हुई दीवार पर पत्थरों की नक्काशी जब आप देखेंगे तो वास्तव में आपके मन को मोह लेगा। यहाँ दीवार पे मैंने जब देखा तो कई जगह पे जिराफ का भी डिज़ाइन बना हुआ था। हमारे गाइड बता रहे हैं कि कोणार्क 2 शब्दों के योग से बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। उन्होंने बताया कि इस मंदिर को 1200 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण किया और इसके ऊपर एक कलश बिठाना था। इसके लिए सब मजदूरों ने कोशिश की पर नहीं बिठा पाए। फिर एक 12 वर्ष के बच्चे ने उस पर कलश बिठा दिया। उसके बाद उसने ऊपर से कूद के खुदकुशी कर ली, जिस वजह से यह मंदिर अपवित्र हो गया। और उसके बाद इस मंदिर में, मुख्य मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ। इस मंदिर के शीर्ष पर बहुत ही बड़ी पत्थर रखी गई थी, जो कि पूरे मंदिर के पत्थरों को संतुलित रखता था। पर जब यहाँ पे आक्रांता आए तो इस पत्थर को उठाकर ले गए, जिसके बाद से अब जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर सूर्य मंदिर का दूसरा मंदिर है। इस मंदिर के दोनों तरफ 12-12 पहिया है और आगे 7 घोड़ा लगा हुआ था, जो कि ऐसे लगता था कि मानो हवा में बात कर रही हो। ऐसा माना जाता है कि ये जो 24 पहिए थे वर्ष के 24 पक्षों की बात को दिखा रहे थे और जो 7 घोड़ा था वो सप्ताह के 7 दिन। ये मंदिर बिल्कुल रथ की तरह लगता था। अब जब भी इस मंदिर पर आएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप इस मंदिर को देखकर, इसकी विशालता को देखकर, इसकी नक्काशियों को देखकर, मैं एक बार तो हो आया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं दूसरी बार भी बहुत जल्द जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही बारीकी से बनाई गई है, चाहे वो इसका पहिया कहें वो हो या फिर दीवार पे बनी हुई नक्काशियाँ। अगर आप जरा भी इतिहास में रुचि रखते हैं और अगर आपको शिल्प कला पसंद हो तो शायद यहाँ आके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं तो देख के सोच के हैरान था कि 1200 मजदूरों ने भी 12 वर्ष में कैसे इसको इतना बड़ा तैयार कर लिया, और इतनी उस टाइम में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी और हम कहाँ स्टैंड करते थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में कहीं कुछ नहीं था। ये जो चक्का आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 महिला हैं एक बेड पे बैठी हुई और एक दूसरे का जुएं निकाल रही है। इससे ढेरों डेली जो आपका लाइफस्टाइल होता है उससे रिलेटेड मूर्तियाँ बनी हुई है उसमें। ऐसे ही ढेरों नक्काशियाँ मिलेंगी, ढेरों लाइफस्टाइल से रिलेटेड। किसी उसमें आपको दिखेगा कि लड़कियों ने हैंडबैग कैरी कर रखा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऐसे करके हज़ारों डिज़ाइंस इसके ऊपर बने हुए हैं और आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। कोई कुछ काम कर रही हैं, कोई कुछ काम कर रही हैं। पे कई जो रथ के चक्के लगे हुए हैं वो उस पर जो धूप का रिफ्लेक्ट होता है उससे उसका जो छाया पड़ता है, इससे पता चलता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम उससे पता चलता है, जैसा कि इन्होंने बताया मुझे। जब हम मंदिर के प्रवेश द्वार, प्रथम प्रवेश द्वार को दिखाए थे तो वो जो था वो सिंह द्वार था और ये द्वार जो है वो गज द्वार है। मंदिर के ऊपर से पत्थर हटाने के बाद मंदिर की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी, तो इस पर नज़र पड़ी बंगाल के गवर्नर की, जिन्होंने इसमें रेत भरवा दिया ताकि हवा के दबाव से या किसी भी चीज़ से
ये मंदिर टूटे नहीं। तो उसमें रेत भरवाया गया था, जिसके बाद से ये मंदिर इसी स्थिति में है और अब इसमें प्रवेश वर्जित है। अब आगे मैं आपको सूर्य देव की बनी हुई प्रतिमा दिखाऊंगा, जो ग्रीन क्लोराइड से बनी हुई प्रतिमा है। सोचिए 800 वर्ष पहले ग्रीन क्लोराइड से बनी हुई प्रतिमा। ये जितना भी आप मूर्ति या फिर ये जो चीज़ें बनी हुई देख रहे हैं, ये सारा पत्थर से बना हुआ है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर है या ग्रेनाइट है, वो यहाँ जो मतलब कोणार्क के आसपास दूर दूर तक ये पत्थर उपलब्ध नहीं है। तो सोचिए बैलगाड़ी पे उन दिनों लाया गया था इतने बड़े बड़े पत्थरों को। सोचिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को बैलगाड़ी से लाया गया होगा तो कितना टफ रहा होगा काम। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। इसमें जो पत्थर है वो एक दूसरे से जोड़ के बनाया गया है इस व्हील को, जो कि आपको क्लियर ही दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा कि कैसे जोड़ा हुआ था। और सोचिए ये 800 साल पुरानी बिल्डिंग है, फिर भी इसको बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है अगर देखा जाए तो। जब आप सबसे नीचे की लाइन में गज पट्टिका को देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि मानो सारी जो चित्र है या सारी जो बोझ है इस मूर्तियों का, उसको हाथी ने अपने कंधे पर उठा रखा है। वो आपको दिखेगा। सबसे नीचे की लाइन आप देखिएगा गौर से तो आपको वो चीज़ें दिखेगी स्पष्ट। जहाँ पे हम उंगली दिखा रहे हैं वहाँ अगर आप देखेंगे तो एक महिला जो है वो श्रृंगार कर रही है और वो श्रृंगार बॉक्स जो है उसकी दासी ने हाथ में संभाल रखा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि उस ज़माने में भी भारत में श्रृंगार बॉक्स हुआ करता था, जिसको कि अगर आप देखेंगे तो कहा गया कि उस टाइम पे इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता उसका। लेकिन सोचिए 800 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ श्रृंगार बॉक्स प्रयोग में आता था। इसी से पता चलता है कि हमारा देश सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज़ हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध थी, जिसको उन्होंने बाद में बताया कि हमने ये इन्वेंट किया, हमने ये किया, वो किया, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास हुआ करती थी उससे पहले उपयोग में। अब 800 वर्ष पहले सोचिए कि श्रृंगार बॉक्स हम यूज़ किया करते थे। ये भी ग्रीन क्लोराइड से बनी हुई मूर्ति है और ये जो है मध्याह्न मतलब जो दोपहर का सूर्य होता है उसको दर्शाता है और उनके स्वभाव को दर्शाता है। शायद आपको धूप के वजह से ये ना दिख पाए, लेकिन हल्का दिख जाएगा आपको, क्योंकि ग्रीन क्लोराइड का बना हुआ है तो वैसे ही थोड़ा सा लाइट दिखता है। आज हम बात करते हैं क्रेन की या फिर बहुत बड़ी बड़ी लिफ्टिंग मशीन्स की, लेकिन सोचिए उस ज़माने में यानी आज से 800 साल पहले कैसे 53 टन यानी 53 टन का स्टोन जो है 100 मीटर से ऊंची मंदिर पे रखा गया था। सोचने की बात है कि हम कितना टेक्नोलॉजी में हम कितना स्ट्रांग थे अपने चीज़ों को प्रेजेंट करने में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हमारे देश में ऐसी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम फिर भी पता नहीं क्यों विदेशों में क्या देखने जाते हैं। तो कभी अगर आपको विदेश जाने का मन होना तो उससे पहले ये सोचिए कि आपने पूरा भारत घूमा।
तो ज़रूर घूमें पूरा भारत, फिर आप सोचें कि घूमने के लिए कहीं बाहर जाने का। हमारे यहाँ ही देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।